9 मई की दयनीय विजय परेड के बाद पुतिन ने दुनिया के सामने अप्रत्याशित बयान दिया। रूस के नेता ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध का अंत आ रहा है। यह अटल रूसी जीत की वह घोषणा नहीं है जैसी यह पहली नज़र में लगती है। ये रूस की हार की मौन स्वीकारोक्ति है और पुतिन अब रास्ता ढूंढ रहे हैं। पुतिन के शब्द दिखाते हैं कि वह यूक्रेन के बड़े बदलाव से वाकिफ है। अब वो रूसी जनता को विशेष सैन्य अभियान की विफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पुतिन का बयान देखें। विजय दिवस परेड के संक्षिप्त संस्करण को झेलने के कुछ ही घंटों बाद, जो उस व्यक्ति के लिए पूरी तरह से अपमानजनक था जो इस परेड का इस्तेमाल रूसी ताकत दिखाने के लिए करता है, पुतिन मीडिया के सामने खड़े हुए और कुछ बहुत दिलचस्प कहा। मुझे लगता है मामला खत्म होने वाला है। ये शब्द यूक्रेन युद्ध से जुड़े थे और सोच समझकर चुने गए थे। मामला शब्द युद्ध की जगह ले चुका है क्योंकि पुतिन हमेशा ऐसे बयानों से बचते हैं जिनसे ऐसा लगे कि उन्होंने जो युद्ध शुरू किया वो सचमुच एक युद्ध है, जबकि इस ऑपरेशन में अब तक 1.3 मिलियन से ज्यादा रूसी हताहत हुए हैं और संख्या बढ़ रही है। असल खबर है कि पुतिन को लगता है अंत करीब है। यहाँ हम जो देख रहे हैं वो रूसी नेता के रुख में बदलाव है और 9 मई को उनके कई शब्द ये दिखाते हैं कि वो अपने लोगों को एक ऐसे अंत के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को आक्रामक ताकत यूक्रेन से निपटने के लिए सही ठहराया, पर उन्होंने अपने भाषण में पश्चिमी खेमे द्वारा यूक्रेन को दी गई मदद की आलोचना की। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों ने सहायता का वादा कर रूस से टकराव शुरू किया, जो अब भी जारी है। मुझे लगता है अब मामला खत्म होने की ओर है, लेकिन यह गंभीर है। फिर से जैसे पुतिन ने अपनी दयनीय परेड के बाद जो कुछ भी कहा उसमें विरोधाभासी बयानबाजी दिखती है। पुतिन बाहर पश्चिम के खिलाफ दिखते हैं, लेकिन अंदर रूस को वैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा वो है नहीं, जो उसकी मूक स्वीकारोक्ति को और पुख्ता करता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हमने देखा कि यूक्रेन से बातचीत पर पुतिन का रुख बदल रहा है। किसी तीसरे देश में बैठक भी संभव है, लेकिन ये तभी होगी जब शांति समझौते पर अंतिम सहमति बन जाए, ताकि दीर्घकालिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम में भाग लिया जा सके और समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सके। लेकिन पुतिन ने कहा यह अंतिम कदम होना चाहिए। फिर वही दोहरापन जिसमें दो बातें दिखती हैं। पुतिन फिर दिखा रहे हैं कि सारी ताकत उनके पास है जब वो अंतिम कदम और समझौते की बात करते हैं, लेकिन इस दिखावे के पीछे हताशा छुपी हुई है। यह पुतिन है। जितनी स्पष्टता से वह कर सकते हैं, किसी भी सुनने वाले से कह रहे हैं कि रूस समझौता करने और उस युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार है जिसे उसने शुरू किया था। हम इसका क्या अर्थ निकालते हैं? पहले जानें कि हमारा क्या मतलब नहीं है। पुतिन के शब्द अक्सर खुद को ताकतवर नेता दिखाने के लिए होते हैं जो हालात पर काबू में है। इन शब्दों की एक व्याख्या ये है कि पुतिन वास्तव में मान सकते हैं कि रूस यूक्रेन में युद्ध जीतने के कगार पर है। अगर ऐसा है तो यह दिखाता है कि पुतिन के भ्रम और जनरलों से सच सुन पाने में उनकी असमर्थता, जो युद्ध क्षेत्र की स्थिति बताने से ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, उन्हें गुमराह कर रही है। यूक्रेन में रूस के आक्रामक अभियान के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो यह संकेत दे कि रूस की जीत जल्दी ही होने वाली है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंशियल सेंटर के मुताबिक रूस 2025 में यूक्रेन के सिर्फ 1% क्षेत्र पर कब्जा कर सका। अब भी लगभग 80% क्षेत्र बाकी है। तो अगर यही रफ्तार रही तो इसका मतलब है कि रूस को जीत का दावा करने में 80 साल लग जाएंगे। इन आंकड़ों से कोई नहीं कह सकता कि मामला खत्म हो रहा है। अगर पुतिन को उनके जनरल सच बता रहे हैं तो उन्हें भी पता होगा कि 2026 रूस के लिए और बुरा होगा। यूक्रेन ने दक्षिण में 400 वर्ग किमी से ज्यादा क्षेत्र वापस लिया। डोनेट्स्क किलेबंदी बेल्ट पर वसंत हमला रुक गया और अप्रैल में रूस ने अगस्त 2024 और कुर्स्क में यूक्रेन की जवाबी घुसपैठ के बाद पहली बार जितना क्षेत्र हासिल किया उससे ज्यादा क्षेत्र खो दिया। रूस की बढ़त की रफ्तार नहीं बढ़ी बल्कि घट गई है, क्योंकि रूस हर महीने करीब 35,000 सैनिक खो रहा है। तो इन सभी बातों को मिलाकर इसका मतलब है कि हमें नहीं लगता कि पुतिन के परेड के बाद दिए गए बयान इस बात का संकेत थे कि उन्हें लगता है कि रूस यूक्रेन में जीतने वाला है। यहाँ तक कि भ्रमित नेता भी देख सकता है कि जीत नहीं हो रही। हमें पुतिन के कथनों के पीछे की बातों में रुचि है। कुछ बहुत गहरा चल रहा है
जो यह संकेत देता है कि पुतिन उस अंत के लिए तैयारी कर रहे हैं जो उन्होंने और उनके लोगों ने कल्पना की थी उससे बिल्कुल अलग है। पुतिन के शब्द रूसी जीत की अनिवार्यता नहीं बल्कि पीछे हटने की तैयारी थे। पुतिन के शब्दों में जो हम वास्तव में देख रहे हैं वह एक प्रचार से भरे छवि सुधार अभियान की शुरुआत है जिसका इस्तेमाल रूसी जनता को यूक्रेन से रूस की वापसी के लिए तैयार करने में किया जा रहा है। पुतिन का शांति वार्ता का जिक्र इसका संकेत है। सबसे बड़ा संकेत यह है कि पुतिन अपने आक्रमण से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्होंने रूस को हमलावर नहीं पीड़ित दिखाने की कोशिश की। ध्यान दें कि पुतिन ने पश्चिम के बारे में क्या कहा। यूक्रेन से भी ज्यादा पुतिन पश्चिम को रूस के लिए मुख्य खतरे के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक बहुत स्पष्ट मकसद है। पुतिन चाहते हैं कि उनके लोग यह सोचें कि जो युद्ध वे अब लड़ रहे हैं वह यूक्रेन को हराने के बजाय पश्चिम और नाटो से बचने के लिए है। अगर ये अजीब लगे तो जान ले कि पुतिन ने हाल ही में सिर्फ परेड के बाद ही नहीं और भी मौकों पर ऐसा किया है। एक दिन बाद पुतिन ने नाटो पर निशाना साधना जारी रखा। उन्होंने अपना गुस्सा फिनलैंड की ओर मोड़ दिया, यह दावा करते हुए कि इस देश ने केवल इसलिए नाटो की सदस्यता ली क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रूस नाटो द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और यूक्रेन को सहायता देने के दबाव में ढह जाएगा तो हम फिनलैंड की उस खतरे को अनदेखा कर देंगे जो उसे ऐसे देश की सीमा से लगे होने के कारण महसूस हुआ था जिसने अपने एक पड़ोसी पर आक्रमण किया था, है ना पुतिन? पुतिन ने सेस्त्रा नदी किनारे के निर्माण को रूस के पतन का फायदा उठाने की फिनलैंड की मंशा का सबूत बताया। पुतिन ने कहा कि पश्चिम को लगा था रूस 6-7 महीनों में बिखर जाएगा और उसकी बैंकिंग व्यवस्था टूट जाएगी जिससे लाखों रूसी बेरोजगार होंगे। यहां हम जो देख रहे हैं वह एक नई कहानी को गढ़ना है। पुतिन अपना रुख बदलकर रूस को नेटो की आक्रामकता का शिकार दिखा रहे हैं और यूक्रेन को उसका उप उत्पाद बता रहे हैं, न कि रूस द्वारा 2022 में हमला किया गया देश। अब यह विशेष सैन्य अभियान की सफलता के बारे में नहीं है, यह पुतिन द्वारा एक नया संदेश पेश करने के बारे में है जिसमें जीत की जगह अब सिर्फ अस्तित्व की बात हो रही है। यही नया प्रचार तरीका है। परेड के बाद का भाषण भी इसी ओर इशारा करता है। रूस का खुद को नेटो की आक्रामकता का शिकार बताना नया नहीं है। पुतिन के शासन में देश में जो संस्कृति बनी है उसका बड़ा हिस्सा इसी पीड़ित मिथक को बनाए रखने के इर्द गिर्द घूमता है जिसमें रूस हमेशा वह देश है जिसके साथ अन्याय हुआ है और जो दूसरों की आक्रामकता का जवाब दे रहा है, न कि खुद आक्रामक है। पुतिन इस मिथक को बनाए रखने के लिए इतिहास में जितना संभव हो उतना जाएंगे। जैसा कि 2022 में बातचीत के दौरान बताया गया था, पुतिन पहले ही स्वीडन के चार्ल्स बारवे और नेपोलियन द्वारा रूस पर किए गए आक्रमणों के साथ साथ एडोल्फ हिटलर के ऑपरेशन बारबारोसा का उदाहरण देकर रूस को हमेशा पीड़ित के रूप में पेश कर चुके हैं। एक तरह से जिस तरह से हम पुतिन को कई भाषणों में पश्चिम के खिलाफ बोलते हुए देखते हैं वह उसी कहानी को आगे बढ़ाना है जो वह वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन अब यह अलग है। जिस कहानी को पुतिन ने इतने समय से पकड़े रखा था अब उसे और तेज किया जा रहा है। विजय दिवस और परेड के बाद का भाषण रूस की महिमा के बजाय पश्चिम को बदनाम करने और रूसी पीड़ितत्व दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे पुतिन ने स्पष्ट कारण से चुना है। उन्हें पता है यूक्रेन पर हमला विफल हो रहा है और वह इससे निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। ये यूक्रेन युद्ध की पूरी तस्वीर बदल देता है। आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं जहां हम केवल सुर्खियां नहीं पूरी जानकारी देते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हम हर हफ्ते ऐसे ही सब कुछ समझाते हैं। हम पुतिन के परेड के बाद के बयानों में क्या देख रहे हैं? यह शक्ति प्रदर्शन से कम और पुतिन द्वारा हालात को देखकर यह समझने से ज्यादा है कि उन्हें अपनी बातों को बदलने की जरूरत है ताकि उनके लोग यूक्रेन युद्ध के उस नतीजे के लिए तैयार हो सके जो पुतिन ने पहले वादा किया था उससे अलग हो सकता है। पुतिन यह नहीं चाहते थे लेकिन नई प्रोपोगेंडा इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि पुतिन जानते हैं कि वह रूस को एक ऐसे वसंत में ले जा रहे हैं जिसमें कई समस्याएं होंगी जो गर्मियों तक और उसके बाद भी रूस को पंगु बना सकती है। CNN ने 26 अप्रैल की एक रिपोर्ट में इसी तरह की बात कही थी जिसमें बताया गया था कि पुतिन ने रूस के लोगों को वापसी के लिए तैयार करने के लिए अपने संदेश का इस्तेमाल करने से पहले कई तरीके आजमाए हैं। पुतिन के खिलाफ खुलेआम विरोध हुआ है, यहाँ तक कि रूसी मीडिया के उन सदस्यों से भी जो क्रेमलिन का समर्थन करने वाले माने जाते हैं, क्योंकि यूक्रेनी हमलों के कारण लगातार बिजली कटौती और ईंधन की कमी हो रही है। पुतिन ने रूस में खुले संचार पर रोक लगाने के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद किया और टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर सख्ती की।
राजनीतिक गिरफ्तारियों और छापों की एक लहर भी चल रही है, क्योंकि पुतिन का संदेह उन्हें उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रहा है जिन्हें वह अपनी स्थिति के लिए खतरा मानते हैं। ये अस्थायी समाधान पुतिन को रूस में नैरेटिव पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। सख्त कार्रवाई भी रूस की जनता द्वारा महसूस किए जा रहे असली युद्धकालीन, खासकर आर्थिक दर्द को नहीं छुपा सकती। यहां तक कि पुतिन को भी यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि रूस की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है, जैसा कि उन्होंने अप्रैल के मध्य में एक भाषण में किया था, जिसमें उन्होंने देश के आर्थिक और व्यापारिक प्रमुखों से समाधान की मांग की थी। लेकिन ये मांगे खोखली है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि रूस की वित्तीय दिक्कतें और जीवन यापन की समस्या यूक्रेन पर उनके एकतरफा रवैये से हैं, जिससे अरबों खरबों डॉलर एक ऐसे युद्ध में खर्च हो गए हैं जिसे रूस जीत नहीं रहा। वैश्विक मंच पर पुतिन की स्थिति और बिगड़ गई है। हाल की विजय दिवस परेड इसका प्रमाण है। 2025 में परेड में रूसी सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन हुआ, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो शामिल थे। अब वह व्यक्ति अमेरिकी छापेमारी के कारण बाहर हो गया है, जिससे रूस की अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं बढ़ी हैं और उसका भू राजनीतिक प्रभाव घट रहा है। जहां तक 2026 की परेड का सवाल है, वहां सैन्य उपकरण गायब थे और पुतिन के लिए उपस्थित नेताओं के मामले में सबसे अच्छा जो वे जुटा सके वह था बेलारूस में उनका कठपुतली अलेक्जेंडर लुकाशेंको और लाओस, कजाकिस्तान और दक्षिण ओसेतिया जैसे देशों के प्रतिनिधि। रूस की घरेलू समस्याएं और घटता वैश्विक प्रभाव दिखाता है कि अब उसकी ताकत दिखाने की कोशिशें खोखली हैं। पुतिन ये समझते हैं और यही वजह है कि परेड के बाद अपने शो में जो संदेश उन्होंने दिए वे रूस की जनता के लिए कहीं ज्यादा थे, बजाय उन पश्चिमी देशों के जिन्हें सतह पर वे निशाना बनाते दिखे। पुतिन का यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार होने का जिक्र करना खास तौर पर बहुत कुछ कहता है। यह दिखाता है कि रूस के राष्ट्रपति अब विशेष सैन्य अभियान का नया नतीजा जनता को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे का वादा किया था। फिर जब ये साफ हो गया कि ऐसा नहीं होने वाला, तो उन्होंने रूसी जनता से डोनेट्स्क जीतने का वादा किया। लेकिन जैसे ही उस क्षेत्र में रूस का हमला कमजोर पड़ता है और यूक्रेन अपनी तरफ से बढ़त बनाता है, अब पुतिन जो सबसे अच्छा पेशकश कर सकते हैं वह किसी तरह का शांति समझौता है, जिससे रूस यूक्रेन से बाहर निकल सके। खुद यूक्रेन की वजह से नहीं, बल्कि उस झूठे पश्चिमी भूत के कारण जिसे पुतिन अपने लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि रूस को उसका शिकार बनाया जा रहा है। अब पुतिन एक नई कहानी गढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे घिर चुके हैं। वे देख रहे हैं कि रूस के अंदर लोग उनके और यूक्रेन में उनकी प्रभुत्व वाली पुरानी बातों के खिलाफ हो रहे हैं। क्रेमलिन की पूरी सूचना नियंत्रण के बावजूद रूसी लोग जानते हैं कि पुतिन द्वारा रूसी ताकत के दावों के हिसाब से रूस को जीत हासिल करने में 4 साल और उससे भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। वे देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही है और हजारों लोग मोर्चे से वापस नहीं लौट रहे। सरकारी एजेंसियों के अनुमोदन सर्वे भी दिखा रहे हैं कि जनमत पुतिन के खिलाफ बदल रहा है। VTSIOM, जो क्रेमलिन के लिए सर्वे करता है, बताता है कि पुतिन का समर्थन 74% से कम हुआ है। फरवरी में 74% से अप्रैल में 65.5% तक गिरावट आई, एल पाइस ने रिपोर्ट किया। यह गिरावट उतनी तेज न लगे, लेकिन जहां लोग बदले के डर से चुप रहते हैं वहां यह बड़ी बात है और पुतिन जानते हैं। घरेलू बदलावों के चलते पुतिन शांति समझौते को रूस की जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शांति के लिए जोर देना उन सभी बातों से समझौता करना है जिनके बारे में पुतिन ने दावा किया था कि विशेष सैन्य अभियान से हासिल किया जाएगा, और वह इसे जानते हैं। इसीलिए वह भाषणों में कहते हैं कि रूस नेटो का शिकार है। रूस यूक्रेन से हारता नहीं, बल्कि पश्चिम से बचाव के लिए पीछे हटता है। सवाल है अभी क्यों? पुतिन की कहानी कहने के तरीके में ये बदलाव यूं ही नहीं है, वे क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं जिनका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। संयोग नहीं कि पुतिन ने खबर के कुछ दिन बाद ही कहानी बदलने की कोशिश शुरू की। अप्रैल में रूस ने यूक्रेन में 116 वर्ग किमी क्षेत्र खो दिया, जिससे दोनेत्स्क में रूसी हमला रुका और यूक्रेन की दक्षिण में बढ़त सफल रही। यह बदलाव पुतिन की रूस की प्रभुत्व
और अनिवार्यता की कहानियों से मेल नहीं खाता। लेकिन भले ही अब संदेशों को रूसी जनता को तैयार करने के लिए तैयार किया जा रहा हो, असली वजह कि पुतिन शांति वार्ता का जिक्र कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध का अंत आ रहा है, वह बहुत सीधी है। पुतिन की सौदेबाजी की ताकत घट रही है। यूक्रेन की क्षेत्रीय बढ़त और रूस के लड़खड़ाते हमले दिखाती हैं कि 4 साल बाद भी यूक्रेन टिका है, जिससे पुतिन को शांति वार्ता पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब गति रूस के पक्ष में नहीं है। पुतिन जानते हैं कि अगर वह अपनी वसंत और गर्मी की आक्रामक कार्रवाइयों के अंत तक समय बर्बाद करते हैं तो डोनेट्स्क तब भी टिका रहेगा जब उसे गिर जाना चाहिए था, और रूस पहले से भी ज्यादा कमजोर नजर आएगा। यूक्रेन के पीछे हटने के कोई संकेत नहीं है। यूरोपीय संघ या ईयू से 106 अरब डॉलर के ऋण पैकेज को आखिरकार मंजूरी मिल गई है, जब विक्टर ऑर्बन को हंगरी की सत्ता से हटा दिया गया। फिर से गिरते भू राजनीतिक प्रभाव की बात है ना पुतिन? आपका एक और साथी चला गया। रूस ईयू देशों को यूक्रेन को सीधे सैन्य सहायता देने से पीछे हटाने में नाकाम रहा। उन्होंने यह भी देखा है कि कई यूरोपीय संघ के देश यूक्रेन के साथ ड्रोन निर्माण समझौते कर रहे हैं, और ईरान में युद्ध से प्रभावित खाड़ी देश मदद के लिए यूक्रेन के पास आ रहे हैं। यहाँ तक कि वे 10 साल के रक्षा समझौते भी कर रहे हैं। ओडेसा जर्नल के मुताबिक करीब 20 देश यूक्रेन के साथ ड्रोन समझौते कर रहे हैं या उसमें रुचि दिखा रहे हैं। इससे पुतिन को संदेश मिलता है कि यूक्रेन सिर्फ सैन्य रूप से नहीं बल्कि अन्य रूपों में भी मजबूत हो रहा है। रूसी सेना जानती है यूक्रेन की रक्षा कितनी विनाशकारी रही, लेकिन भू राजनीतिक रूप से यूक्रेन रूस से आगे निकल रहा है और ऐसे संबंध बना रहा है जिन्हें पुतिन बनाने में नाकाम रहे हैं। ये सब बढ़त की रफ्तार का मामला है, और ये सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर तक फैल गया है। रूस के लिए भरोसेमंद सहयोगी खोते जा रहे हैं, और जिन पत्तों को पुतिन ने अपने हाथ में समझा था वे अब खाली साबित हो रहे हैं। पुतिन के पत्ते असल में जो दिखाते हैं वे हैं ऐसे नुकसान जिन्हें लंबे समय तक झेला नहीं जा सकता। एक रेंगती हुई बढ़त जो धीरे धीरे उलट रही है, बिखरता हुआ भू राजनीतिक प्रभाव, टूटी हुई अर्थव्यवस्था, और एक ऐसा नेता जो देश के भीतर सब कुछ जोड़कर रखने की बेतहाशा कोशिश कर रहा है, जबकि जनता की राय उसके खिलाफ होती जा रही है। पुतिन शांति वार्ता में यही लाते हैं, इसलिए अब वे समझौता करना चाहते हैं। रूस के लिए इनमें से कुछ भी आगे नहीं बदलेगा। पुतिन अब अपने वैश्विक सहयोगियों की रक्षा नहीं कर सकते। जैसे जैसे रूसी हताहत बढ़ते जा रहे हैं और पुतिन के 2026 के आक्रमण अभियान की स्थिति उजागर हो रही है, यूक्रेन हार मानने वाला नहीं है, और रूस की अर्थव्यवस्था के लिए सुरंग के अंत में कोई रोशनी नहीं है जब तक कि पुतिन रास्ता नहीं बदलते और यूक्रेन से बाहर नहीं निकलते। इसी कारण संदेश बदल रहा है। पुतिन अपने लोगों को उस शांति के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी उन्हें उम्मीद है कि वो आएगी। जब कोई समझौता साइन होता है जो अनिवार्य रूप से रूस को वो सब कुछ नहीं देता जो पुतिन ने फरवरी 2022 में वादा किया था, तो पुतिन को अपने लोगों को ये दिखाने की जरूरत है कि ये एक अच्छी बात है। ये कोई रूसी विफलता नहीं थी, यही पुतिन की कहानी है। अगर पश्चिमी देश न होते तो यूक्रेन रूस का हिस्सा होता। जब तक पुतिन ये कहानी बनाए रखते हैं वे यूक्रेन से बाहर निकलने और राष्ट्रपति बने रहने का मौका पा सकते हैं, लेकिन उन्हें अब कार्रवाई करनी होगी। जब आप उन शब्दों के पीछे छिपे संदेश को देखते हैं जो पुतिन कह रहे हैं, तो आप देखना शुरू करते हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। पुतिन जानते हैं कि वह हार चुके हैं। उनका परेड के बाद का भाषण इसका सबूत है। अब सवाल है, क्रेमलिन जनता में अपनी नई कहानी कितनी फैला सकता है इससे पहले कि पुतिन इसे खत्म करे। इस सवाल का जवाब देने में महीनों लग सकते हैं। यूक्रेन युद्ध खत्म होने तक हर दिन पुतिन की स्थिति कमजोर हो रही है। हमने पहले ही बताया था कि रूसी जनता पुतिन के खिलाफ होती जा रही है। रूस के नेता के लिए और भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि रूस की स्टेट ड्यूमा में भी उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। उनमें से एक आवाज ने कहा कि रूस ने 1917 में जिस पैमाने पर क्रांति देखी थी वैसे ही क्रांति के लिए सभी परिस्थितियां अब मौजूद हैं। और जानना चाहते हैं? हमारा वीडियो देखें जिसमें रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के बयानों और उनके पुतिन के लिए मायने पर चर्चा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप पुतिन के शब्दों को गहराई से समझ सके। देखने के लिए धन्यवाद।